जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार पैरामेडिकल 2026 का एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं तो ये आज आपके लिए पहला प्रैक्टिस सेट होने वाला है, जिसमें हमने केवल उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है जो प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए हैं। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है, सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है, ताकि जब आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए तो आप गलत न करके आए। तो चलिए आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। पहला शानदार प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पूछा गया है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। क्या पूछा गया है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्न्याशय, यकृत, थायराइड या फिर पिट्यूटरी? तो बताएंगे जल्दी से कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। कमेंट कीजिए और सही उत्तर बताइए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो राइट आंसर हो जाएगा यकृत। क्या होगा? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। आप पूछेंगे कि सर इसकी पीडीएफ कहां मिलेगी? तो पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और आपके एग्जाम से पहले टेलीग्राम चैनल पर हम शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना। वहां पर आपको सारी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो प्रश्न है कि डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीएनए का पूरा नाम हो जाएगा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल हो जाएगा। क्या होगा? तो डीएनए का पूरा नाम हो जाएगा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल होगा। जरूर याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। तीसरा प्रश्न है, मानव रक्त का सामान्य पीएच मान लगभग कितना होता है? मानव रक्त का सामान्य पीएच मान 6, 7.48 या फिर 5.5? तो बताएंगे क्या कि मानव रक्त का सामान्य पीएच मान लगभग कितना होता है। तो मानव रक्त का जो सामान्य पीएच मान होता है 7.4 होता है। कितना? तो 7.4 होगा, याद रखेंगे। और आप में से जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर करें और चैनल को निश्चित ही सब्सक्राइब करना। डेली हमारे साथ जुड़िए, निश्चित ही बहुत ही फायदा होगा। हूबहू प्रश्न एग्जाम में मिलेंगे। प्रश्न है कि मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? 2, 3, 4 या फिर 5? तो मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? तो 4 हो जाएगा राइट आंसर। मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं यानी कि आरबीसी का औसत जीवन काल कितना होता है? 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन या फिर 150 दिन? तो मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का औसत जीवन काल कितना होता है? 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन या फिर 150 दिन? आप लोग कमेंट में कंजूसी न करें, कमेंट निश्चित ही करते रहें। मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी का औसत जीवन काल कितना होता है? कितना होता है? तो 120 दिन हो जाएगा। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस अंग में होती है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम या फिर नाभिक? तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस अंग में होती है? पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है किसमें? तो क्लोरोप्लास्ट में। किसमें? और अगर आप डेली चाहते हैं प्रैक्टिस सेट तो कमेंट में जरूर बताना। इंसुलिन हार्मोन का स्राव शरीर के किस अंग से होता है? यकृत, अग्न्याशय, गुर्दा या फिर हृदय? तो इंसुलिन हार्मोन का स्राव शरीर के किस अंग से होता है? किस अंग से होता है? याद रखेंगे, राइट आंसर हो जाएगा अग्न्याशय। क्या होगा? तो इंसुलिन हार्मोन का स्राव शरीर के किस अंग से होता है? तो अग्न्याशय राइट आंसर होगा। मनुष्य में कुल कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 44, 46, 48 या फिर 23? तो मनुष्य में कुल कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो मनुष्य में कुल गुणसूत्र पाए जाते हैं कितना? तो 46 राइट आंसर हो जाएगा। 46 जरूर याद रखेंगे। अगला है, विटामिन सी की कमी से मनुष्य में कौन सा रोग होता है? रिकेट्स, स्क्रवी, एनीमिया या फिर वेरी वेरी? तो विटामिन सी पूछा गया है। आपको पता है कि विटामिन सी की कमी से क्या हो जाता है? तो स्क्रवी होता है। क्या? विटामिन सी की कमी से स्क्रवी, विटामिन बी की कमी से वेरी वेरी और रिकेट्स होता है डी। तो याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। हड्डियों में कैल्शियम मुख्यतः किस रूप में पाया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम सल्फेट? तो हड्डियों में कैल्शियम मुख्यतः किस रूप में पाया जाता है? हड्डियों में कैल्शियम मुख्यतः पाया जाता है कैल्शियम फास्फेट के रूप में। क्या हो जाएगा? तो कैल्शियम फास्फेट राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है मानव रक्त का लाल रंग मुख्यतः किस पदार्थ के कारण होता है? मानव रक्त का लाल रंग मुख्यतः किस पदार्थ के कारण होता है? प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स या फिर ल्यूकोसाइट?
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हीमोग्लोबिन होगा। मानव रक्त का लाल रंग मुख्यतः किस पदार्थ के कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन सही उत्तर हो जाएगा। कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, नाभिक या फिर साइटोप्लाज्म। कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहा जाता है? कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा नाभिक। क्या होगा? तो कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहा जाता है? तो कोशिका का नियंत्रण केंद्र नाभिक को कहा जाता है। किसे? तो कोशिका का नियंत्रण केंद्र नाभिक को कहा जाता है, याद रखेंगे। एक स्वस्थ वयस्क मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 200, 206, 210 या फिर 212? एक स्वस्थ वयस्क मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206। कितनी? तो 206। अगर शिशुओं में पूछ लिया जाए तो 300, याद रखेंगे। अगला है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, रिकेट्स, वेरी एनीमिया। तो अभी आपको हमने थोड़ी देर पहले बताया कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन सी हमने बताया स्कर्वी, और विटामिन डी रिकेट्स हो जाएगा। विटामिन वी वेरी तो गलती नहीं करेंगे। आरएनए का पूरा नाम क्या है? आरएनए का पूरा नाम क्या है? तो आरएनए का पूरा नाम आपको बताना है, हो जाएगा राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या? तो राइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा आरएनए का पूरा नाम। नेक्स्ट है मानव शरीर में श्वसन का मुख्य अंग कौन सा है? हृदय, फेफड़े, कृत या फिर मस्तिष्क। तो मानव शरीर में श्वसन का मुख्य अंग कौन सा हो जाएगा? कौन सा होगा? तो फेफड़ा होगा। मानव शरीर में श्वसन का मुख्य अंग फेफड़े हो जाएगा। पाचन की प्रक्रिया मानव शरीर में सबसे पहले कहां से प्रारंभ होती है? पेट, छोटी आंत, मुंह या फिर बड़ी आंत? पाचन की प्रक्रिया मानव शरीर में सबसे पहले कहां से प्रारंभ होती है? कहां से प्रारंभ होती है? तो मुंह से प्रारंभ होती है। पाचन की प्रक्रिया मानव शरीर में सबसे पहले कहां से प्रारंभ होती है? तो मुंह से प्रारंभ होती है। मानव शरीर के तापमान का नियंत्रण मुख्यतः कौन करता है? थायराइड ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, हाइपोथैलेमस या फिर एड्रिनल ग्रंथि? तो मानव शरीर के तापमान का नियंत्रण मुख्यतः कौन करता है? कौन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस। क्या होगा? तो मानव शरीर के तापमान का नियंत्रण मुख्यतः कौन करता है? हाइपोथैलेमस राइट आंसर हो जाएगा। पौधों में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः किस रचना के माध्यम से होता है? जाइलम, फ्लोएम, रंध्र, इसको आप स्टोमेटा कहते हैं, या फिर जड़? तो बताइए सही उत्तर क्या होगा? पौधों में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः किस रचना के माध्यम से होता है? क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर रंध्र होगा। पौधों में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः किस संरचना के माध्यम से होता है? रंध्र हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी फीमर, टिबिया, स्टेप्स या फिर रेडियस? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी आपको पता है कान में पाई जाती है, राइट आंसर हो जाएगा स्टेप्स। जरूर याद रखेंगे, 20 प्रश्न हमने बायोलॉजी से लिया था। हम केमिस्ट्री को देखेंगे। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CO2, H2O, O2 या फिर H2? तो पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? पानी का रासायनिक सूत्र हो जाएगा H2O। क्या होगा? तो H2O राइट आंसर है। नेक्स्ट है पीएच स्केल का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? पीएच स्केल का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? न्यूटन, सोरेनसन, डाल्टन या फिर रदरफोर्ड? तो पीएच स्केल का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? किस वैज्ञानिक ने किया था? तो सोरेनसन राइट आंसर हो जाएगा। पीएच स्केल का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने? तो सोरेनसन सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से सबसे हल्की गैस कौन सी? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम? तो निम्नलिखित में से सबसे हल्की गैस आपसे पूछा गया है। सबसे हल्की गैस हो जाएगा हाइड्रोजन। क्या? तो निम्नलिखित में से सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन होगा। अम्लों का स्वाद सामान्यतः कैसा होता है? अम्लों का स्वाद सामान्यतः मीठा, कड़वा, खट्टा या फिर नमकीन? तो अम्लों का स्वाद सामान्यतः जो होगा ये खट्टा होगा। अगला है NaCl का सामान्य नाम क्या है? बेकिंग सोडा, सामान्य नमक, चूना, सोडा एस? तो NaCl पूछा गया है। NaCl का सामान्य नाम क्या हो जाएगा? तो सामान्य नमक होगा। क्या? तो सामान्य नमक याद रखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग किसमें किया जाता है? श्वसन, अग्निशामक यंत्र, उर्वरक या फिर दवा? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग किसमें किया जाता है? तो अग्निशामक यंत्र में। किसमें? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग किया जाता है अग्निशामक यंत्र में। निम्नलिखित में से सबसे अधिक अपक्रियाशील धातु कौन सी है? सबसे अधिक अपक्रियाशील धातु सोना, चांदी, सीजियम या फिर लोहा? तो निम्नलिखित में से सबसे अधिक अपक्रियाशील धातु पूछा गया है। निम्नलिखित में से सबसे अधिक अपक्रियाशील धातु सीजियम हो जाएगा। क्या? तो सीजियम लगाएंगे।
और आगे बढ़ेंगे। अगला है सोना का रासायनिक प्रतीक क्या है? AgAu, Fe फिर Cu। तो सोना का पूछा गया है। सोना का रासायनिक प्रतीक Ag चांदी, Au सोना, याद रखेंगे। नेक्स्ट है ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, इलेक्ट्रॉन का त्याग, प्रोटॉन का ग्रहण, न्यूट्रॉन का त्याग। तो ऑक्सीकरण पूछा गया है। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है क्या? तो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। अपचायक का कार्य क्या है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन देना, प्रोटॉन देना, न्यूट्रॉन लेना। तो अपचायक पूछा गया है। अपचायक का कार्य हो जाएगा इलेक्ट्रॉन देना। क्या? तो अपचायक का कार्य हो जाएगा इलेक्ट्रॉन देना, जरूर याद रखेंगे। अगला है अम्ल और क्षार की अपक्रिया से सामान्यतः क्या बनता है? अम्ल और क्षार की अपक्रिया से सामान्यतः क्या बनता है? तो लवण और जल हो जाएगा। अम्ल और क्षार की अपक्रिया से सामान्यतः लवण और जल बनता है। अगला है एलपीजी गैस में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है? मीथेन, ब्यूटेन, एथेन या फिर हाइड्रोजन। एलपीजी गैस में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है? तो एलपीजी गैस में ब्यूटेन हो जाएगा। क्या? तो ब्यूटेन होगा। पीएच मान 7 क्या दर्शाता है? अम्लीय विलयन, क्षारीय विलयन, उदासीन विलयन या फिर प्रबल अम्ल। आपको हमने बताया है कि अम्ल कब होगा? तो जब 7 से कम, यानी कि 7 से जब कम होगा तो अम्लीय होगा, और जब 7 से अधिक हो जाएगा, क्या? जब 7 से अधिक होगा तो क्षारीय होगा, और जब 7 होगा, जब पीएच मान 7 होगा तब उदासीन होगा। क्या? तो जब पीएच मान 7 होगा तो उदासीन होगा, 7 से कम होगा तो अम्लीय, और 7 से जब ऊपर होगा तो क्षारीय। गलती नहीं करेंगे, प्रश्न पूछा जाएगा। CH4 यौगिक का नाम क्या है? एथेन, मीथेन, प्रोपेन या फिर ब्यूटेन। CH4 यौगिक का नाम क्या है? CH4 यौगिक का नाम क्या है? अभी भी बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो सोच रहे होंगे जब एकदम एडमिट कार्ड आ जाएगा फिर पढ़ लेंगे, फिर हम एग्जाम निकाल लेंगे, फिर भूल जाना। आप मेहनत आपको निरंतर करना पड़ेगा। डेली कीजिए, थोड़ा ही पढ़िए, लेकिन डेली पढ़िए। याद रखिएगा सफलता निश्चित ही प्राप्त होगी। बस आप निरंतर मेहनत करते रहिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। तो प्रयास जरूर करें। CH4 यौगिक का नाम क्या है? डेली जुड़िए प्रैक्टिस सेट में 8 बजे, निश्चित ही बहुत ही फायदा होगा। हो बहु प्रश्न एग्जाम में मिलना है, याद रखिएगा। CH4 यौगिक का नाम क्या है? एथेन, मीथेन, प्रोपेन या फिर ब्यूटेन। CH4 यौगिक का नाम क्या हो जाएगा? तो CH4 यौगिक का नाम क्या है? मीथेन होगा। क्या? तो मीथेन राइट आंसर है। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। ओजोन पूछा गया, याद रखेंगे। ओजोन परत पाई जाती है कहां पर? तो समताप मंडल में। क्या हो जाएगा? तो समताप मंडल। बल की एसआई इकाई क्या है? बल की एसआई इकाई क्या है? तो बल की एसआई इकाई जल, न्यूटन, वाट या फिर पास्कल। तो बल की जो एसआई इकाई है यह हो जाएगा न्यूटन। क्या होगा? तो बल की एसआई इकाई न्यूटन है। नेक्स्ट है प्रकाश की गति का मान लगभग कितना होता है? प्रकाश की गति का मान लगभग कितना होता है? तो 3 इंटू 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? वोल्ट, अमीटर, ओम या फिर जूल। विद्युत धारा पूछा गया है। विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर है। क्या? तो विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर हो जाएगा। अगला है ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? न्यूटन, जूल, वाट या फिर पास्कल। तो ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? तो ऊर्जा की एसआई इकाई जूल है। क्या? तो ऊर्जा की एसआई इकाई जूल है, याद रखेंगे। अगला है गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? आइंस्टीन, न्यूटन, गैलीलियो या फिर बोहर। गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किया था किसने? तो न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन किसने किया? न्यूटन राइट आंसर है। दाब की एसआई इकाई क्या होती है? जूल, पास्कल, न्यूटन या फिर वाट। तो दाब की एसआई इकाई, दाब की एसआई इकाई क्या होती है? तो दाब की एसआई इकाई पास्कल हो जाएगा। क्या? तो पास्कल राइट आंसर है। ध्वनि तरंगे किस माध्यम में संचरित नहीं हो सकती? ठोस, द्रव, गैस या फिर निर्वात। तो ध्वनि तरंगे किस माध्यम में संचरित नहीं हो सकती? आपको पता है ध्वनि तरंगे जो है निर्वात में संचरित नहीं हो सकती। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? आपको पता है ठोस हो जाएगा राइट आंसर। अगला है कार्य का सूत्र क्या है? कार्य का सूत्र क्या है? तो कार्य का जो सूत्र हो जाएगा आपको बताना है। कार्य का सूत्र क्या है? आसान प्रश्न, कोई भी गलती नहीं करेगा, हो जाएगा। कार्य का सूत्र क्या होगा? तो
बल गुणे दूरी होगा। शक्ति की SI इकाई क्या है, जूल, वाट, न्यूटन या फिर वोल्ट। तो शक्ति की SI इकाई वाट हो जाएगा, शक्ति की SI इकाई वाट। वेग का सूत्र क्या है, वेग का सूत्र क्या है, वेग का सूत्र क्या है, तो वेग का सूत्र हो जाएगा क्या, तो दूरी बटा समय, क्या, तो दूरी बटा समय हो जाएगा वेग का सूत्र, क्या, तो दूरी बटा समय। नेक्स्ट है विद्युत विभव की इकाई क्या है, ओम, वोल्ट, एम्पियर या फिर जूल। तो विद्युत विभव की SI इकाई क्या है, क्या पूछा गया, तो विद्युत विभव की इकाई क्या है, विद्युत विभव की जो विभव की इकाई हो जाएगा ये वोल्ट होगा। विद्युत विभव क्या हो जाएगा, तो वोल्ट होगा। समतल दर्पण में बढ़ने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक, आभासी, उल्टा या फिर छोटा। तो समतल दर्पण में बढ़ने वाला जो प्रतिबिंब हो जाएगा ये आभासी होता है। समतल दर्पण में बढ़ने वाला प्रतिबिंब आभासी होगा। परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण और परावर्तन कोण के बीच क्या संबंध है, परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण और परावर्तन कोण के बीच क्या संबंध है। राइट आंसर हो जाएगा दोनों बराबर होते हैं, क्या, तो दोनों बराबर होते हैं, याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। अगला है ऊष्मा की SI इकाई क्या है, न्यूटन, जूल, वाट या फिर पास्कल। तो ऊष्मा की SI इकाई हो जाएगा जूल, क्या, तो ऊष्मा की SI इकाई जूल है, क्या है, तो ऊष्मा की SI इकाई जूल हो जाएगा। घनत्व का सूत्र क्या है, घनत्व का सूत्र क्या है, तो द्रव्यमान इंटू आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान, आयतन बटे द्रव्यमान या फिर समय बटे दूरी। तो घनत्व का सूत्र पूछा गया है, घनत्व का सूत्र जो होता है ये द्रव्यमान बटा आयतन होता है। कितना, द्रव्यमान बटा आयतन होता है। आज हम 50 प्रश्न ही करवाएंगे, कल के वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे, हम 1000 प्रश्न कंप्लीट करवाने वाले हैं। अगर आप इन 1000 प्रश्नों को देख लेते हैं, विश्वास रखिएगा प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, इसमें से ही पूछा जाना है। तो डेली जुड़िए, कमेंट बताइएगा कि सेशन आपको कैसा लगा, और इसकी PDF के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी PDF मिल जाएगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।